Hello everyone, myself RK Singh, your physics mentor at MMC। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 देखेंगे। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 1 के लेक्चर में हमने आपको चार्ज के बारे में बताया और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग कैसे किसी बॉडी को इलेक्ट्रीफाइड करते हैं उसकी बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हाउ कैन वी इलेक्ट्रीफाइड ए बॉडी, राइट? ये अपना टॉपिक है। इसमें हम लोग देखेंगे किसी बॉडी को हम लोग किस प्रकार से इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीफाई करने का मतलब उसके ऊपर किस प्रकार से हम लोग चार्जेस को डेवलप करा सकते हैं, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो बेसिकली कुल 3 प्रकार के मोड्स होते हैं किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए। पहला मोड बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग, सेकंड बाय कंडक्शन एंड थर्ड इज बाय इंडक्शन। तो एक एक करके हम लोग तीनों पॉइंट्स को समझेंगे, राइट? तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। फर्स्ट इज द बाय फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आप समझते होंगे, जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में स्लिप करती हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है जो उनके स्लिपिंग का अपोज करता है। हम लोग उसी अपोजिंग फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, राइट? इस फिनोमेना को हम लोग फ्रिक्शन का नाम देते हैं। तो बाय फ्रिक्शन से अब हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे जो है किसी बॉडी के ऊपर हम लोग चार्ज को डेवलप कर सकते हैं, राइट? इसको हम लोग बाय रबिंग भी बोल सकते हैं। तो बाय फ्रिक्शन बोलो आप, आइदर बाय रबिंग। तो ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जब हम लोग दो डिफरेंट एनर्जी लेवल की बॉडीज को, ध्यान रहे, दो डिफरेंट एनर्जी लेवल की बॉडीज को आपस में रब करते हैं, ठीक है, तो उनके कांटेक्ट सरफेस पर रबिंग के दौरान फ्रिक्शन डेवलप होगा और उस फ्रिक्शन के प्रोसेस में जो है हीट एनर्जी जनरेट होनी शुरू करेगी। और एक्सपेरिमेंट शो करते हैं कि हायर एनर्जी लेवल वाले बॉडी में से ड्यूरिंग दिस फ्रिक्शन प्रोसेस, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, ठीक है, हर बॉडीज में ऐसा नहीं पाया जाता। नॉर्मली जो है ये कुछ पर्टिकुलर बॉडीज में ही पाई जाती हैं चीजें, और वो भी ऐसी बॉडीज में जिनमें एनर्जी लेवल डिफरेंट हो, मतलब एक बॉडी का एनर्जी ज्यादा हो और एक बॉडी का एनर्जी कम हो, ठीक? तो ऐसा देखा गया कि जब ये डिफरेंट एनर्जी लेवल की बॉडीज को हम लोग आपस में रब करते हैं तो ड्यूरिंग द फ्रिक्शन, जब उनके बीच में रबिंग होगी, फ्रिक्शन होगा, उस फ्रिक्शन के दौरान जो है हीट एनर्जी जो है लिबरेट होनी शुरू करेगी। एंड एट द सेम टाइम, उसी समय जो है हायर एनर्जी लेवल वाले बॉडी के अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा नहीं, ध्यान रहे, बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल वाले बॉडी में से निकल करके लोअर वाले एनर्जी लेवल की बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। अब जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि चार्ज होता क्या है, तो मैंने आपको उस लेक्चर में ये डिस्कस किया है कि चार्ज इज द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है? नॉर्मल स्टेट पर एवरी मैटर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। नॉर्मल स्टेट पर हर मैटर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब ये कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है? अब अगर हम लोग इस नॉर्मल स्टेट में से कुछ इलेक्ट्रॉनों को निकाल दें या फिर उसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन ले आकर के डाल दें, मतलब कि नॉर्मल स्टेट से इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस और डिफिशियंसी हो रही है, तो उनके ऊपर चार्ज आ जाएगा। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी करेंगे तो आपने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज आया था, और अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस कर देंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो बेसिकली फ्रिक्शन के प्रोसेस में यही होता है कि जैसे ही दो डिफरेंट एनर्जी लेवल की बॉडीज रब होती हैं तो हायर एनर्जी लेवल की बॉडी के अंदर से कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होकर के लोअर एनर्जी लेवल के बॉडी के ऊपर जाते हैं। तो हायर एनर्जी लेवल वाले बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अब लोअर एनर्जी लेवल वाले बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब बात आई कि इनके ऊपर चार्ज का अमाउंट कितना आएगा।
ये बात तो अपने को समझ में आ गई कि फ्रिक्शन के दौरान हायर एनर्जी लेवल की बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके लोअर एनर्जी लेवल बॉडी के ऊपर गए होंगे, तो हायर एनर्जी लेवल वाले बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लोअर वाले एनर्जी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये बना कि इनके ऊपर चार्ज का अमाउंट होगा कितना, तो उसकी बात करते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि ये हमारी दो बॉडी हैं। लेट दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी, राइट। ध्यान से समझिएगा। मान लिया कि बॉडी ए का एनर्जी लेवल ई ए है और बॉडी बी का एनर्जी लेवल ई बी है। क्लियर। डिफरेंट एनर्जी लेवल की बॉडीज हैं। मान लेते हैं कि बॉडी ए का एनर्जी लेवल ज्यादा है और बॉडी बी का एनर्जी लेवल कम है। अब हम लोग जब इनको रब करेंगे आफ्टर फ्रिक्शन और रबिंग, जब हम लोग इनको रब करेंगे, राइट, तो हायर एनर्जी लेवल बॉडी के अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके लोअर एनर्जी लेवल बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी कि हायर वाली बॉडी में, एनर्जी वाली बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। इलेक्ट्रॉन्स निकलने का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने का मतलब चार्ज कैसा आएगा भाई? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले हैं तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। यानी इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट। अच्छा, इसके ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन निकल करके गए वो कहां पर गए? बॉडी बी के ऊपर। ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन के प्रोसेस में एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे वाले बॉडी के ऊपर जाएगा, और ये भी ध्यान रखिएगा किस बॉडी से निकलेंगे और किस बॉडी पर जाएगा। क्लियर। तो बॉडी ए में से इलेक्ट्रॉन निकल करके बॉडी बी में ट्रांसफर हुए, तो बी के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस हो जाएगी। यानी बॉडी बी में चार्ज कैसा आ गया भाई? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया है, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आ गया। क्लियर। अब ध्यान से अगर आप देखो तो भाई जितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले होंगे, क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन इस पर गए होंगे? बिल्कुल सही। इसका मतलब कि जितने अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज यहां पर आया होगा, क्या उतने ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज वहां पर आया होगा? ये भी बिल्कुल सही है। मान लो अगर इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 10 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर का नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा? सेम। नेचर अलग अलग होगा, एक पर पॉजिटिव आएगा और एक पर क्या आएगा? नेगेटिव, बट अमाउंट ऑफ चार्ज जो होगा सेम। मान लिया कि इस पर चार्ज प्लस क्यू का अमाउंट क्या आया, तो बताओ उस पर चार्ज कितने अमाउंट का आया होगा? माइनस क्यू। तो दिस इज माइनस क्यू के अमाउंट का चार्ज आ गया। क्लियर। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि आफ्टर फ्रिक्शन एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले, ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले? एन। तो हम लोग क्यू की वैल्यू भी लिख सकते हैं, लेट एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, ठीक है, ड्यूरिंग द फ्रिक्शन और रबिंग। फ्रिक्शन के दौरान बॉडी ए में से कितने इलेक्ट्रॉन निकल करके बॉडी बी के ऊपर गए? एन, राइट। तो हम लोग इस अमाउंट ऑफ चार्ज की वैल्यू लिख सकते हैं, यानी कि ये वैल्यू आएगी प्लस एन इंटू ई। ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। दिस इज इक्वल टू प्लस एन इंटू ई। ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ई इज इक्वल टू 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम। दिस इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, राइट। तो बॉडी ए के ऊपर प्लस एन ई के अमाउंट का चार्ज आ गया, और बॉडी बी के ऊपर कितने अमाउंट का चार्ज? माइनस एन ई के अमाउंट का चार्ज। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज फ्रिक्शन के दौरान दोनों बॉडीज के ऊपर डेवलप हो गए। अब देखो एक क्वेश्चन यहां पर और बन सकता है। अगर वो बोल दे कि बिफोर द फ्रिक्शन, बिफोर द रबिंग, बॉडी ए का मास एम ए था। कितना था भाई? एम ए। और बॉडी बी का मास एम बी था बिफोर द फ्रिक्शन, जब हम लोगों ने बॉडी ए और बी को रब नहीं किया था उस समय जो है, यानी जब ये दोनों न्यूट्रल थे उस समय इनके अपने अपने मास एम ए और एम बी थे।
तो आफ्टर फ्रिक्शन, आफ्टर रबिंग, जब हम लोग इनको रब कर दिए तब इनके मासेज क्या वही होंगे कि अलग हो जाएंगे? तो याद करिए पिछली क्लास में मैंने एक प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विथ मास, मतलब चार्ज होगा तो मास भी होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी कि मास ऑलवेज एग्जिस्ट चार्ज विथ चार्ज, ये करेक्ट नहीं होगा। तो यहां पर जो है, अब ध्यान से देखो कि अगर बॉडी ए में से इलेक्ट्रॉन निकले तो क्या वो अपने साथ मास भी लेकर के निकले होंगे? बिल्कुल निकले होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और वो हमेशा मास के साथ में रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन का अपना एक मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है। तो बताइए कि अगर इसमें से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पर गए तो क्या इसमें से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर का मास भी कम हुआ होगा? बिल्कुल कम हुआ होगा। और इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर बढ़ गया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पर जा रहे हैं तो इसमें मास ऐड हो रहा होगा। तो हम लोग आफ्टर द फ्रिक्शन इनके मास पर भी कमेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि बॉडी ए का मास कितना है, तो मान लिया कि वो मास m a डैश है, क्या लिखा जाएगा भाई? इनिशियल मास कितना था? m a। कितना मास निकल कर चला गया इसमें? एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम लोग मान लें m e है, m e, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग सपोज करें कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m e है, तो बताइए कि बॉडी ए के पास जो मास होगा वो कितना होना चाहिए? तो दिस इज m माइनस ऑफ n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। ऐसे ही बॉडी बी के ऊपर मास कितना होगा? मान लो कि वो मास m b डैश है, तो दिस इज इक्वल टू m प्लस ऑफ n टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए होंगे आप? तो फिर से सुनिए, फ्रिक्शन बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इस पर बनेंगे तो आप आंसर कर सकते हो। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है इसमें आपको बस ये ध्यान में रखनी है कि ये हम लोग जब दो डिफरेंट एनर्जी लेवल की बॉडीज के बीच में रबिंग करते हैं तो ऑलवेज हायर एनर्जी लेवल बॉडी में से सम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं लोअर एनर्जी वाली बॉडी में, राइट। तो हायर एनर्जी लेवल वाली बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और लोअर एनर्जी वाली बॉडी जो होगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और ध्यान रहे कि दोनों के ऊपर चार्ज का अमाउंट जो है इक्वल और अपोजिट आएगा, बट दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज वेरी स्मॉल, नॉर्मली ये बहुत कम होता है, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन क्लाउड्स। देखा होगा आप लोगों ने कि जब दो हैवियर क्लाउड, ठीक है, बहुत हाई मोमेंटम के साथ में एक दूसरे से इंपैक्ट करते हैं तो उस इंपैक्ट के दौरान उनमें फ्रिक्शन होता है और उस फ्रिक्शन की वजह से जो है वहां पर ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप हो जाता है। क्योंकि वो क्लाउड्स जो है बहुत हैवियर होते हैं, उनका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है ड्यूरिंग द फ्रिक्शन, इस वजह से जो है उनके ऊपर चार्ज के अमाउंट जो डेवलप होते हैं फ्रिक्शन की वजह से वो बहुत लार्ज अमाउंट में होता है। और कभी कभी तो इतने ज़्यादा अमाउंट में वो चार्ज डेवलप हो जाएगा कि वो जो है बियर्ड भी नहीं कर पाते हैं अपने सरफेस के ऊपर और लीक कर जाता है एटमॉस्फेयर में, राइट। तो इसका बेस्ट एग्जांपल जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन क्लाउड्स, राइट। तो एक तरीका तो ये हुआ भाई कि किसी बॉडी को कैसे इलेक्ट्रीफाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरे मेथड की बात करते हैं, दूसरे मॉड की बात करते हैं जिसकी वजह से हम लोग बॉडीज को इलेक्ट्रीफाई करते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं सेकंड सेकंड पॉइंट जो है वो है बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है उसको थोड़ा ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन, तो सेकंड इज बाय कंडक्शन, कंडक्शन का मेथड। तो देखिए ये कंडक्शन का जो मेथड होता है इसमें हम लोग दो बॉडीज होती हैं जिसमें से एक चार्ज बॉडी होगी और एक अनचार्ज बॉडी होगी, न्यूट्रल होगी, ठीक है। जो बॉडी अनचार्ज है, न्यूट्रल है, उसी को हम लोगों को इलेक्ट्रीफाई करना है। मतलब अपना टारगेट जो है वो ये कि अनचार्ज बॉडी के ऊपर चार्ज को ले आना, ठीक है, विथ हेल्प ऑफ द चार्ज बॉडी। अपने पास दो बॉडी होंगी, एक चार्ज बॉडी होगी और एक अनचार्ज बॉडी होगी। अनचार्ज बॉडी के ऊपर हमें चार्ज ले आना है विथ हेल्प ऑफ द चार्ज्ड बॉडी। कैसे, प्रोसीजर क्या है उसको समझिए।
प्रोसीजर हमारा ये है कि मान लो कि ये हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी है, सपोज दैट दिस इज अनचार्ज बॉडी, राइट, मतलब इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू 0 है, न्यूट्रल है, ये कोई भी चार्ज नहीं है। और हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, मान लो कि अपने पास एक चार्ज रॉड है, उस चार्ज रॉड को ले आकर के इसके कांटेक्ट में करना है। ध्यान रहे, कांटेक्ट में लगाना है। कंडक्शन का प्रोसेस जो है उसमें कांटेक्ट कंपलसरी है, तो हम लोगों को इसके कांटेक्ट में इसे ले आकर के लगा देना है। मान लिया कि जो चार्ज बॉडी थी वो पॉजिटिव चार्ज की थी, नेगेटिव चार्ज की भी हो सकती है, पहले पॉजिटिव समझते हैं उसके बाद हम लोग नेगेटिव से भी देखते हैं। तो मान लिया कि हमारे पास जो चार्ज बॉडी है वो पॉजिटिव चार्ज की बॉडी है और उसी को ले आकर के हम लोगों ने अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लगा दिया, राइट। अब देखो कांटेक्ट में लगाने के बाद क्या होगा, इसी प्रोसेस को अपने को समझना है। सबसे पहली बात तो आप हमें ये बताइए कि ये जो चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और ये नेचुरल फिनोमेना है, नेचर का लॉ है कि जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो उसे पूरा करना चाहेगा। तो भाई इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉनों को लेना चाहेगा? हाँ बिल्कुल लेना चाहेगा। जैसे ही इस अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में ये आएगी बॉडी, वैसे ही क्या इसके अंदर के कुछ इलेक्ट्रॉनों को निकाल करके अपने ऊपर ले आएगा। बिल्कुल, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों को लेना चाहेगा। बेसिकली जो है ये अभी अनस्टेबल है, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, राइट। अब जैसे कांटेक्ट मिला तो इसके अंदर के कुछ इलेक्ट्रॉनों को ये अपने ऊपर ट्रांसफर करा लेगा, समझ रहे हैं आप। तो इसके अंदर अनचार्ज वाले बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉनों को वो अपने ऊपर ट्रांसफर करा लेगा। तो अब ट्रांसफर करा लेगा तो अब क्या होगा उसको समझो आप, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इस अनचार्ज बॉडी में से निकले, नेगेटिव चार्ज है, ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज जो निकले हमारे इस वाले बॉडी में से वो इसके ऊपर गए। तो बताइए कि ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर जा रहा है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या वो नेगेटिव चार्ज इसके कुछ पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, खत्म करेगा? बिल्कुल करेगा, राइट। तो यहां पर अगर हम मान लें कि पहले इसके ऊपर चार्ज कितना था, प्लस क्यू के अमाउंट का, जब कांटेक्ट में नहीं लगाया था। सपोज दैट जब ये हमारी बॉडी, चार्ज वाली बॉडी कांटेक्ट में नहीं थी, उस समय अगर इसके ऊपर चार्ज प्लस कैपिटल क्यू के अमाउंट के बराबर है, तो बताइए कि कांटेक्ट में लगाने के बाद भी क्या इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू का आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जैसे कांटेक्ट में आएगा कुछ इलेक्ट्रॉनों को अपने ऊपर खींच लेगा, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉनों को लेना चाहेगा, तो जैसे कांटेक्ट मिला इलेक्ट्रॉन वो अपने ऊपर ट्रांसफर करा लेगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ट्रांसफर होकर के गए, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इसके कुछ पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। इसका मतलब कि अब जो हमें चार्ज दिखेगा उसका, वो चार्ज कैपिटल क्यू से कम दिखेगा। चार्ज तो कैपिटल क्यू ही रहेगा भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफर नहीं कराएगा अपने ऊपर, कुछ ही इलेक्ट्रॉन जो है खींच करके ले आ पाएगा, तो इसके कुछ पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गए होंगे। यानी अब जो यहां पर चार्ज मिला वो चार्ज प्लस पॉजिटिव रहेगा लेकिन कैपिटल क्यू से कम रहेगा, तो दिस इज लेस देन कैपिटल क्यू, राइट। डिक्रीज हो गया होगा। अच्छा भाई अब ये बताओ कि अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर किस पर गए तो यहां वाली बॉडी में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, पहले नॉर्मल स्टेट में था, न्यूट्रल था, ठीक है। न्यूट्रल था, नेट चार्ज क्या था? जीरो। न्यूट्रल था, नेट चार्ज जीरो था, लेकिन अब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए तो बोलो क्या ये वाली बॉडी हमारी जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गई? और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गई, इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो गए तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया होगा? पॉजिटिव आ गया होगा। यानी इस बॉडी के ऊपर चार्ज अब पॉजिटिव आपको ये दिख रहे हैं। क्लियर?
अच्छा भाई, अब अपने को ये बात समझ में आ गई कि बेसिकली हुआ क्या था। फिर से सुनिए, इस अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में जैसे ही हम लोग ये पॉजिटिव चार्ज की बॉडी ले आकर के रखते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉनों को अपने ऊपर ट्रांसफर कराएगा इस बॉडी में से। अच्छा, कुछ इलेक्ट्रॉन अगर इसके ऊपर गए तो इसके वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, यानी कि अब जो इसका चार्ज होगा वो चार्ज पहले से कम आएगा। तो ये बात तो अपने को समझ में आ गई कि टच कराने के बाद इस वाले बॉडी का चार्ज पहले से थोड़ा सा कम हो गया होगा। अच्छा, इसके ऊपर चार्ज कितना आया होगा? तो भाई ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, मतलब डिफिशिएंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, इसलिए इस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना आ गया? पॉजिटिव आ गया। क्लियर? अब यहां पर अपने को यह समझ में आना चाहिए कि कितने अमाउंट का चार्ज इसमें कम हुआ या कितने अमाउंट का चार्ज यहां पर आया। तो ध्यान से देखिए, क्या जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके इस पर गए उतने ही इलेक्ट्रॉनों के बराबर का चार्ज इस पर आया होगा? एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज आएगा, दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉनों के बराबर का चार्ज इस पर आया होगा। और क्या उतने ही इलेक्ट्रॉनों के बराबर का चार्ज यहां कम भी हुआ होगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज है वो, तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि जितना चार्ज इस वाले बॉडी में से कम होगा उतना ही चार्ज इस वाले बॉडी में आया होगा। ठीक, साइन आपके सामने दिख रहा है। तो अब बात आती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए। तो अगर हम लोग मान लें कि लेट एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम uncharged body to the charged body। क्या हमने माना भाई? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हो गए फ्रॉम अनचार्ज बॉडी टू द चार्ज्ड बॉडी। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बताइए कि इसके ऊपर जो ये चार्ज स्मॉल क्यू हम लोग ले रहे हैं, उस स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या लिखी जा सकती? पहले कितना था? कैपिटल क्यू। कितने कम हो गए होंगे भाई? n इलेक्ट्रॉन गए ना इसके ऊपर, इसमें से n इलेक्ट्रॉन निकल करके अगर इसके ऊपर गए हैं तो n इलेक्ट्रॉनों के ही बराबर के चार्ज जो है यहां पर न्यूट्रलाइज हुए होंगे। यानी कैपिटल Q माइनस ऑफ n इंटू E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ दिस बॉडी। अच्छा, इसके ऊपर कितना चार्ज आया होगा, मतलब इस बॉडी के ऊपर? तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि जितने इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पर गए होंगे क्या उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज आया होगा? बिल्कुल। तो यहां पर जो चार्ज होगा, अगर हम लोग मान लें ये क्यू डैश है, कितना है? क्यू डैश। तो दिस इज इक्वल टू एन इंटू ई, प्लस में आएगा, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, प्लस एन के अमाउंट के बराबर का चार्ज इस पर आएगा और उतने ही अमाउंट का चार्ज इसमें से कम हो गया होगा। मास के बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं। मास के बारे में कैसे बात करेंगे भाई? अगर हम लोग मान लें कि हमारे इस बॉडी का मास इनिशियल m1 था, ठीक है, कांटेक्ट के पहले, और इसका मास m2 था। तो जैसे ही हम लोग कांटेक्ट में लगा देंगे, टच करा देंगे, कंडक्शन का प्रोसेस कराएंगे, तब जो है मासेस के ऊपर हम लोग कमेंट क्या कर सकते हैं? तो बताइए, इसका मास जो है बढ़ गया होगा, कम हो गया होगा? मतलब कि कांटेक्ट में लगाने पर पहले m1 था, कांटेक्ट में लगाने के बाद जो मास होगा वो बढ़ा होगा कि कम हुआ होगा? ध्यान से देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ध्यान से देखो, क्या इस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं भाई? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब साथ में क्या मास भी लेकर के आ रहा होगा? बिल्कुल लेकर के आ रहा होगा। मतलब क्या इस बॉडी का मास बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि इसका जो मास होगा वो m1 से ज्यादा होगा। मान लिया कि ये m1 डैश है, पहले कितना था? m1, पहले कितना था? m1। अब जो है ये m1 से बढ़ करके m1 प्लस
कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर बढ़ा होगा? n इलेक्ट्रॉनों के मास के बराबर बढ़ गया होगा, क्योंकि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर इस पर गए हैं, तो m1 प्लस n इंटू me, दिस इज द मास ऑफ दिस बॉडी आफ्टर द कंडक्शन। अच्छा, इसका मास क्या हुआ होगा भाई? पहले कितना मास लिया था हमने? m2। पहले कितना मास लिया है? m2। अब ध्यान से देखो, इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यार, तो क्या इसके मास कम हो गए होंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो अपने साथ मास भी लेकर के निकला होगा। इट मींस मास ऑफ दिस बॉडी मस्ट बी लेस देन m2। m2 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मान लिया कि m2 डैश है, तो दिस m2 डैश इज इक्वल टू m2 माइनस कितना कम हुआ होगा भाई? कितने इलेक्ट्रॉन निकले? n। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर कम हो गया होगा। तो दिस इज द मास ऑफ दिस बॉडी एंड दिस इज द मास ऑफ this body, and this small q is equal to q minus ne is the charge of this body, and this is the q dash is equal to any charge of this body. Cleared? बात समझ में आ गई होगी। तो दिस इज द बेसिकली प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, राइट। अच्छा भाई, चलो ये हमने जो आपके सामने रिजल्ट दिखाया, प्रोसेस दिखाया, उसमें कौन सी चार्ज लेकर के हमने काम किया, कंडक्शन किया? पॉजिटिव चार्ज। जरूरी है कि ये वाली बॉडी पॉजिटिव चार्ज की ही हो? बिल्कुल नहीं, नेगेटिव चार्ज की बॉडी भी हम लोग लेकर के दिखा सकते हैं, राइट। लेकिन एक चीज और यहां पर आपको समझना है। क्या समझना है? उस चीज को सुनिएगा। ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो ये मेंशन करती हैं कि जैसे ही हम लोग चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लगा देते हैं, ये किताबें लिखती हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। तो किताबें क्या लिखती हैं उसको क्लियर करिए आप, कि जैसे ही हमने इस चार्ज बॉडी को इसके कांटेक्ट में लगा के रखा, इसके कुछ पॉजिटिव चार्ज निकल करके इस पर आ गए। जैसा कि आपको ये दिख रहा है कि फाइनली ये इलेक्ट्रीफाइड हो गई है। हमारा काम था इस अनचार्ज बॉडी को इलेक्ट्रीफाई करना, तो ये लो भाई, अनचार्ज बॉडी थी, अब ये इलेक्ट्रीफाई हो गई है। पॉजिटिव चार्ज की बॉडी की हेल्प से हमने इलेक्ट्रीफाई किया, तो फाइनली उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही आया। तो कुछ किताबें ये बोलती हैं कि इसका कुछ पॉजिटिव चार्ज निकल करके इसके ऊपर आ गया होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो, क्या ऐसा ही हो रहा है? क्या वास्तव में जो है इसका कुछ पॉजिटिव चार्ज निकल करके इसके ऊपर गया है क्या? नहीं, इस बॉडी का कुछ पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर निकल करके नहीं गया है, बल्कि इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके इस पर गए हैं। ध्यान देना, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके इस पर गए हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, राइट। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। हाँ, चलिए, नेगेटिव चार्ज की बॉडी को लेकर के अगर हम लोग दिखाएं तो देखते हैं कैसे ये इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। सेम प्रोसीजर, उसे आप खुद से भी चाहो तो समझ सकते हो नेगेटिव चार्ज की हेल्प से। तो ये लो भाई, मान लो कि अनचार्ज बॉडी थी, न्यूट्रल था, कोई भी चार्ज नहीं था, राइट। हमें इसे इलेक्ट्रीफाई करना है, किसकी हेल्प से? नेगेटिव चार्ज की बॉडी की हेल्प से। तो चलो, हमने एक नेगेटिव चार्ज की रॉड लिया, कांटेक्ट में लगा दिया, इसके ऊपर चार्ज कैसा है? नेगेटिव। मान लिया कि इनिशियल चार्ज कितना है? -q। नेगेटिव चार्ज है q के अमाउंट के बराबर। अब ध्यान से देखिए क्या होगा। पहली बात तो ये समझो कि ये नेगेटिव चार्ज की बॉडी है, तो इसका मतलब क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे इसमें? अब की बार ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है। पॉजिटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, लेकिन अब ये नेगेटिव चार्ज की बॉडी है, मतलब क्या इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक्सेस में हैं। और ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसे लेना चाहेगा। इसी के अपोजिट, अगर आपके पास किसी भी चीज की बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाए तो आप उसे क्या करोगे? अपने आप को स्टेबल करने के लिए डोनेट करोगे, दूसरों को देना शुरू करोगे। दिस इज द बेसिकली नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे इस बॉडी के पास क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन जरूरत से कहीं बहुत ज्यादा है, एक्सेस में है, तो ये क्या करना चाहेगा? डोनेट, ठीक है, देना चाहेगा। तो जैसे कांटेक्ट मिला, ये अपने कुछ इलेक्ट्रॉनों को
ट्रांसफर करके इसको दे देगा। ध्यान देना, कांटेक्ट में आने पर ही ट्रांसफर कर पाएगा। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन उसने इस वाले बॉडी को दे दिया होगा भाई। कुछ ही देगा, बहुत ज्यादा नहीं देगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में मान लो कि कोई भी चीज आ जाए तो हम उसे डोनेट करते हैं। डोनेट करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ही दूसरे को दे देंगे, नहीं, थोड़ा बहुत देंगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ही जो है इलेक्ट्रॉन्स इसको वो दे देगा, क्योंकि वो एक्सेस में है। तो हुआ क्या होगा भाई, अब इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें गए तो क्या ये इलेक्ट्रॉन अब एक्सेस हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए, वही बिल्कुल चीज हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन मिले वैसे ही जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गया होगा। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होने का मतलब क्या, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, बिल्कुल नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। लेकिन इसके ऊपर क्या हुआ होगा, नेगेटिव चार्ज की पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखिएगा, पहले क्या चार्ज था, नेगेटिव, और मैंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन ये दिया होगा, इसका मतलब अभी भी इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव ही रहा होगा, ठीक है। लेकिन वो चार्ज जो होगा क्या कैपिटल क्यू से कम रहा होगा, बिल्कुल। तो दिस इज लेस देन कैपिटल क्यू। क्लियर। यहां पर जो चार्ज आया वो भी नेगेटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर एक्सेस में करा रहा है। अब बात आई कि कितने अमाउंट का चार्ज होगा, तो चलो हम लोग निकाल लेते। मान लें अगर हम लोग बिल्कुल वही पुरानी चीज, लेट एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम चार्ज बॉडी n number of electrons transfer from charged body to uncharged body, राइट। हमने ये मान लिया कि भाई इस चार्ज बॉडी में से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल करके इस अनचार्ज बॉडी के ऊपर गए। तो बोलो भाई, अगर इसमें से n इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस पर n इलेक्ट्रॉन आए, तो अब अगर n इलेक्ट्रॉन अगर इस पर आए तो इसके ऊपर चार्ज कितने अमाउंट का आ गया होगा, Ne के बराबर, राइट। नेगेटिव में Ne के अमाउंट के बराबर का चार्ज आ गया होगा। अच्छा, इसमें चार्ज अब बचा कितना होगा, पहले कितना था, कैपिटल क्यू, कितना निकल कर चला गया, Ne के बराबर। तो दिस स्मॉल क्यू इज व्हाट, कैपिटल क्यू माइनस Ne। इतने अमाउंट का चार्ज बच गया होगा। क्लियर। अब देखो भाई, मास पर भी कमेंट हम लोग कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पर जो आपको क्या बताया कि अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, जिसकी वजह से ये डोनेट करेगा। दिस इज द नेचुरल फिनोमिना, इसमें हम और आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ये नेचर की प्रॉपर्टी है। इसकी वजह से जो ये ट्रांसफर होकर के इलेक्ट्रॉन यहां पर गए हैं। क्लियर। अब हम लोग मास पर कमेंट कैसे करते हैं उसको देखना। मान लो कि भाई बिफोर कॉन्टेक्टिंग इसका मास m1 था और इसका मास m2 है। क्या माना हमने, m1 और m2, राइट। तो खुद ही सोचो कि अगर इसका मास m1 था, अब इसमें से अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले भाई, तो क्या n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मास का जो है कम हो गया होगा, बिल्कुल कम हो गया होगा। तो इसका मास मान लो अब अगर m1 डैश है तो दिस इज m1 माइनस n टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। इसमें बढ़ गया होगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पर गए हैं, तो इसका मास m2 से बढ़ गया होगा। तो दिस इज लेट m2 डैश एंड दिस इज व्हाट, m2 प्लस n टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, गुड। अच्छा भाई, तो हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज की बॉडी से भी कंडक्शन करा लिया और नेगेटिव चार्ज की बॉडी से भी कंडक्शन करा लिया, और दोनों चीजें आपके सामने हैं। और ध्यान से देखिएगा, जो किताबें लिखती हैं वो यहां पर कह सकते हो,
किताबें क्या लिखती हैं कि जिस चार्ज बॉडी से हम लोग कंडक्शन कराते हैं उस चार्ज बॉडी का कुछ चार्ज जो है अनचार्ज बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। इस केस में तो आप बोल सकते हो वास्तव में ये नेगेटिव चार्ज ही इसका निकल करके इसके ऊपर आया था। लेकिन इसके पहले वाले केस में जिसमें हमने पॉजिटिव चार्ज की हेल्प से कंडक्शन कराया था, ये बात नहीं बोलेंगे। ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है जिसको आप जो है क्लियर कर लो। यहां पर अगर नेगेटिव चार्ज की बॉडी की हेल्प से हम लोग जो है अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में कंडक्शन कराएंगे तो उसका नेगेटिव चार्ज निकल करके इस पर आता है, ये बात बोल सकते हो। लेकिन अगर यही पॉजिटिव चार्ज की रॉड होती तो आप ये कतई नहीं बोलोगे कि उसका कुछ पॉजिटिव चार्ज निकल करके इस पर गया। क्या बोलोगे वहां पर? इसके इलेक्ट्रॉन निकल करके उसके ऊपर गए। क्लियर? तो ये है प्रोसेस कंडक्शन का। तीसरा जो मॉड है, एक्चुअल में थर्ड मॉड ही जो है अपने फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? जहां से आपको न्यूमेरिकल्स बनेंगे। ये तो बस केवल जो है सब्जेक्टिव लेवल पर खुद को समझने के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया। अब जहां से हम लोगों को न्यूमेरिकल फेस करने होंगे वो प्रोसेस जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड दैट इज द इंडक्शन। तो इंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है उसको समझते हैं। ये इंडक्शन जो है अपने लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो थर्ड मोड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज बाय इंडक्शन। इंडक्शन, ठीक? तो एक्चुअली में इंडक्शन भी जो है काफी हद तक कंडक्शन के ही जैसा है, लेकिन कंडक्शन और इंडक्शन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो आपको अभी समझ में आएगा। तो मान लो कि हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी है, ठीक? सपोज दैट वी हैव ए अनचार्ज बॉडी, नेट चार्ज इसके ऊपर 0 है। हमें इसी को इलेक्ट्रीफाई करना है, इसी को इलेक्ट्रीफाई करना है। अब कंडक्शन में तो हमने एक चार्ज बॉडी को ले आकर के कांटेक्ट में लगा दिया था, लेकिन इंडक्शन में ये नहीं करते। इंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि एक चार्ज बॉडी को ले आकर के इसके काफी क्लोज रखते हैं, बट नॉट इन कांटेक्ट, ठीक है? वही काम यहां पर भी हो रहा है जो कंडक्शन में हुआ था, वही यहां पर हो रहा है। इसमें उसमें अंतर केवल इस बात का है कि कंडक्शन में हम लोग चार्ज बॉडी को ले आकर के कांटेक्ट में लगा देते थे, लेकिन इंडक्शन में हम लोग कांटेक्ट नहीं लगाएंगे, बट प्लेस्ड वेरी क्लोज, ठीक है? इसके बहुत पास ले आकर के रख दिए, राइट? अब बताओ क्या होगा। कंडक्शन अगर होता तो आप कांटेक्ट में लगाते, और कांटेक्ट में लगाते तो क्या इसके कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पर गए थे? क्लियर है? लेकिन यहां पर तो कांटेक्ट है ही नहीं। यहां पर कांटेक्ट नहीं है तो क्या इसके इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पर जा पाएंगे? नहीं। ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन हवा में नहीं उड़ते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला और हवा में उड़ते हुए इसके ऊपर गया ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पर जो है ये कांटेक्ट नहीं बना रहा है, क्लोज में है। बाकी सारी कहानी वही है। क्या कहानी है समझो भाई। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को लेना चाहेगा। इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉनों को लेना चाहेगा। अब भाई उस लेने की चाहत में क्या ये इसके अंदर के इलेक्ट्रॉनों को निकाल करके अपने ऊपर ले आ पाएगा? नहीं। ये हमारा जो है बॉडी इसके अंदर के इलेक्ट्रॉनों को लेना चाह रहा है, बट ले नहीं पा रहा होगा। उस लेने की चाहत में हुआ ये होगा कि इसके बॉडी के कुछ इलेक्ट्रॉन इस जगह पर आकर के डिपॉजिट हो गए। ध्यान रहे, इस बॉडी से निकल करके इस पर नहीं गए होंगे। बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, और इतनी इसकी औकात भी नहीं है, इतनी इसकी स्ट्रेंथ भी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनों को इसके अंदर से निकाल पाएगा, राइट? तो अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट था, इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे। उस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए जो है इस बॉडी से लेगा, तो उसकी वजह से जो है इसके अंदर के कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर के डिपॉजिट होंगे। अब जितने इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर के डिपॉजिट हुए, क्या भाई उतने ही पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गए होंगे? इस जगह से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां पहुंचा होगा तो यहां पर उतने अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज आएगा,
यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पहुंचा, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, तो उतने ही अमाउंट का यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि ये सरफेस नेगेटिव चार्ज का और ये सरफेस पॉजिटिव चार्ज का, और अमाउंट सेम होगा, यानी कि जितने अमाउंट का यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा उतने ही अमाउंट का यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी चार्ज को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। कौन सा चार्ज? इंड्यूस्ड चार्ज। तो दिस चार्ज इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। क्यू इंड्यूस्ड लिखते हैं, ठीक है, माइनस क्यू इंड्यूस्ड एंड प्लस क्यू इंड्यूस्ड। क्लियर? अब ध्यान से देखो, क्या ये बॉडी इलेक्ट्रीफाई हो गई? नहीं। इस बॉडी के ऊपर जितने अमाउंट का नेगेटिव चार्ज है उतने अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज भी है। जितने अमाउंट का नेगेटिव चार्ज उतने अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज, तो नेट चार्ज जीरो। इस बॉडी के आने के पहले भी ये बॉडी न्यूट्रल थी, नेट चार्ज क्या था? जीरो था। ठीक है, जब ये बॉडी नहीं आई थी तब जो है इसके ऊपर नेट चार्ज क्या था भाई? जीरो था, न्यूट्रल थी ये बॉडी। लेकिन जैसे ही उसके पास में इसको हम लोग रखे तो अभी भी नेट चार्ज जीरो ही है। ध्यान दीजिएगा कि चार्ज इंड्यूस्ड जरूर हो गए हैं, माइनस क्यू इंड्यूस्ड और प्लस क्यू इंड्यूस्ड हो जरूर गए हैं, लेकिन नेट चार्ज क्या है? जीरो। क्लियर? हमारा काम है इसके ऊपर एक नेट चार्ज ले आना, राइट? अब उसके लिए देखो क्या करते हैं। उसके लिए हम लोग करते ये हैं कि इस पूरे अरेंजमेंट को, अरेंजमेंट में ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग आर्थेट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वो बॉडी है जिसकी वजह से इंडक्शन होना है। मान लो इसके ऊपर चार्ज कितना है? प्लस क्यू। तो प्लस क्यू अमाउंट का चार्ज वो चार्ज है जिसकी वजह से इस बॉडी में क्या हो रहा है? इंडक्शन। तो ये वाली बॉडी जिसकी वजह से इंडक्शन हो रहा है उसको लगे रहने दीजिए। ठीक, अब यहां पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो थे उसके लिए हम लोग इसको अर्थेट कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थिंग? अर्थिंग का मतलब पोटेंशियल ऑफ द अर्थेड बॉडी इज जीरो। ध्यान रखिएगा, आगे हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिस बॉडी को भी हम लोग अर्थेट करेंगे हमारी उस बॉडी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो थोड़ी सी नई बात आपको यहां पर मिल रही है, पोटेंशियल। तो डिटेल में पोटेंशियल की बात हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल अभी आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे चीजें सामने आ रही हैं उसको देखते चलिए, राइट? ये बताइए कि जब हमने अर्थिंग नहीं किया था उस समय इस बॉडी का पोटेंशियल लेवल क्या था? तो याद रखिएगा कि चार्ज पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव पोटेंशियल देगा और चार्ज नेगेटिव होगा तो नेगेटिव पोटेंशियल देगा। बताइए कि इसके ऊपर ये चार्ज कैसा है? नेगेटिव। और ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। जितने अमाउंट का नेगेटिव उतने ही अमाउंट का पॉजिटिव। तो जितना ये वाले चार्ज ने नेगेटिव पोटेंशियल दिया होगा क्या उतना ही इस वाले चार्ज ने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया होगा? यानी कि इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से इक्वल और अपोजिट पोटेंशियल रहा होगा इस बॉडी का, तो इन दोनों के चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो। लेकिन इस वाले बॉडी की वजह से कितना पोटेंशियल होगा? पॉजिटिव। मतलब यहां पर जो पोटेंशियल होगा दिस पोटेंशियल मस्ट बी पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव पोटेंशियल केवल इसी की वजह से आ रहा है, ठीक है? इस वाले चार्ज की वजह से यहां वाले बॉडी का जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव आ रहा है। इन दोनों का तो कैंसिल हो गया होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैंसिल। मतलब ये आया कि बिफोर अर्थिंग हमारे इस बॉडी का पोटेंशियल लेवल क्या है? पॉजिटिव है। और जैसे ही यार अर्थेट कर दोगे पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए? जीरो। पहले क्या था? पॉजिटिव। अभी क्या है? जीरो। तो जीरो, बताओ कि कोई पॉजिटिव वैल्यू को जीरो करना हो, पहले अर्थिंग के पहले क्या था? पॉजिटिव था। तो अर्थिंग के बाद जीरो होना है। एक पॉजिटिव वैल्यू को जीरो करने के दो तरीके हैं, या तो आप उसका पूरा का पूरा पॉजिटिव वैल्यू निकाल लो या फिर उतने ही अमाउंट की नेगेटिव वैल्यू ट्रांसफर कर दो। तो एक्चुअल में यहां पर जैसे ही हमने अर्थेड किया तो अर्थ के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिव चार्ज।
अर्थ के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, नेगेटिव चार्ज निकला होगा, और नेगेटिव चार्ज निकलेगा क्योंकि ये पहले पॉजिटिव था, पोटेंशियल लेवल पॉजिटिव था, इसे जीरो करने के लिए हमें नेगेटिव वैल्यू इसको सप्लाई करनी पड़ी होगी, मतलब अर्थ ने नेगेटिव चार्ज जो है सप्लाई किया होगा, तब जाकर के ये पॉजिटिव पोटेंशियल जीरो हुआ होगा। एक बात तो अपने को समझ में आ गई कि इस केस में अर्थिंग करने पर अर्थ इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अर्थिंग का मतलब पोटेंशियल जीरो होता है, और अर्थ जो है पोटेंशियल को जीरो करने के लिए इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। यहां पर अर्थ ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा क्योंकि पहले पॉजिटिव था पोटेंशियल, अर्थिंग पर जीरो होना है, तो उस पॉजिटिव वैल्यू को जीरो करने के लिए अर्थ ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज दिया होगा, कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थ ने सप्लाई कर दिया होगा। अब बोलो कि अर्थ अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या वो नेगेटिव चार्ज इसी पॉजिटिव को खत्म करेगा, यानी दिस पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्ज इज न्यूट्रलाइज। तो अर्थिंग करने पर पॉजिटिव वाला चार्ज तो भाई खत्म हो गया होगा, इस साइड का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज, तो आपको ये केस दिखाई पड़ेगा। क्लियर? अब ध्यान से देखो कि इसके ऊपर नेट चार्ज आ गया, दिस इज माइनस क्यू इंड्यूस्ड, इलेक्ट्रीफाई हो गई बॉडी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये वाली बॉडी साथ में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको हटा लोगे तो भाई कुल चार्ज ये नेगेटिव दिखेगा, और अगर नेगेटिव दिखेगा तो फिर पोटेंशियल जीरो नहीं हो पाएगा, पोटेंशियल जीरो नहीं हो पाएगा, पोटेंशियल नेगेटिव आने लगेगा, और नेगेटिव पोटेंशियल नहीं हो सकता है क्योंकि अर्थिंग लगी हुई है, तो ये फिर से निकल करके अर्थ में आ जाएगा, ये फिर न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक? अच्छा, इसको आप लगे रहने दोगे, अगर मैं बोलूं कि अर्थिंग को हटा लो तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, फिर से देखिएगा, मैंने कहा अगर मैं इस बॉडी को हटा दूं, यहां से रिमूव कर दूं, तो क्या इफेक्ट होगा? तो इसका इफेक्ट ये हुआ कि जैसे ही आप इसको हटाओगे ये नेगेटिव चार्ज भी निकल करके अर्थ में आ जाएगा, और अगेन फिर से जो है ये न्यूट्रल हो जाएगी, यानी ये वाला केस बन जाएगा। ठीक, इसका मतलब कि आप इसको रिमूव नहीं कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन ये बना कि इसको रहने दो, अर्थिंग को हटा दो। तो अगर आप अर्थिंग को हटा दोगे तो जैसे ही अर्थिंग को हटाओगे ये वाला केस बन जाएगा जो हम लोगों ने भी देखा था, बिफोर अर्थिंग वाला केस, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल और अपोजिट चार्ज दोनों आ जाएंगे, यानी ये केस बन जाएगा। फिर से जो है क्या इसके ऊपर नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। ठीक, यानी न्यूट्रल हो जाएगी बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो आप अकेले इसको हटा सकते हो और ना ही इसको हटा सकते हो भाई। तो फिर अगर मैं इसको इसको नहीं हटा सकता हूं तो क्या इस पूरे अरेंजमेंट को जरूरत के लिए दोनों को लेकर चलना होगा? नहीं, हम लोग ऐसा करते हैं कि इसे और इसे दोनों को रिमूव करते हैं, लेकिन एक ही साथ। जिस टाइम इंस्टेंट पर इस बॉडी को हम लोग हटाएंगे उसी टाइम इंस्टेंट पर अर्थिंग को भी हटा देंगे, ताकि इस चार्ज को डिसअपीयर होने का टाइम न मिले। ठीक, अब अगर डिसअपीयर होने का टाइम नहीं मिलेगा तो परमानेंटली वो चार्ज इसके ऊपर पड़ा रहेगा। क्लियर है ये? अब इसमें जो नोटेबल पॉइंट्स हैं उसको ध्यान से देखिए। मैंने किस चार्ज की हेल्प से इंडक्शन कराया? पॉजिटिव चार्ज, कैपिटल क्यू, यही वो चार्ज है जिसकी हेल्प से हमने इस वाले बॉडी में क्या कराया था भाई? इंडक्शन। और कौन सा चार्ज इंडक्शन में फाइनली आया? फाइनली कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। तो ध्यान रखिएगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज की हेल्प से इंडक्शन कराओगे तो इंडक्शन में नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर मैं नेगेटिव चार्ज की हेल्प से इंडक्शन कराऊं तो फिर इस पर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। एक मैंने आपको यहां पर डिस्कस कर दिया, पॉजिटिव चार्ज को लेकर के इंडक्शन कैसे होता है वो आपने यहां देखा और सीखा। बिल्कुल इसी मैनर में हम अगर चाहें तो इसे नेगेटिव चार्ज की बॉडी लेकर के भी इंडक्शन के प्रोसेस को दिखा सकते हैं, राइट? और तब आप देखोगे कि यहां पर चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर है ये? चलिए देख लेते हैं उसको, तो क्लियरिटी अपनी हो जाएगी इसमें। नेगेटिव चार्ज की बॉडी से इंडक्शन कराते हैं। नेगेटिव चार्ज की बॉडी से इंडक्शन,
बिल्कुल सारी चीज़ें वैसे ही। तो ये लो भाई, न्यूट्रल बॉडी थी, नेट चार्ज क्या था? 0 था। अब हम लोग जो है इसके क्लोज में ध्यान रखिएगा, कांटेक्ट नहीं लगाना है, कांटेक्ट लगा दोगे तो कंडक्शन हो जाएगा। बहुत ही क्लोज ले आकर के नेगेटिव चार्ज की एक बॉडी रख दिए, माइनस क्यू के अमाउंट का चार्ज मान लो इसके ऊपर था, तो जैसे ले आकर के रख दोगे तो क्या होगा भाई? अब ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस है, तो इसकी वजह से जो है ये रिपल्सन होंगे, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के डिपॉजिट होने शुरू कर देंगे। अब जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ डिपॉजिट होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आकर के डिपॉजिट हुए होंगे। इन चार्जेस को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? इंड्यूस्ड चार्ज। दिस इज प्लस क्यू इंड्यूस्ड एंड दिस इज माइनस क्यू इंड्यूस्ड। ध्यान रखिएगा, अभी भी नेट चार्ज क्या है? 0 है, राइट। अच्छा, अगर मैं इसके पोटेंशियल लेवल की बात करूं, जितना पोटेंशियल ये देगा पॉजिटिव में उतना ही पोटेंशियल ये देगा नेगेटिव में। इन दोनों का तो कैंसिल, बट इसकी वजह से नेगेटिव, तो यहां पर पोटेंशियल क्या हो गया? नेगेटिव। पोटेंशियल नेगेटिव आ गया। अर्थिंग कर दो भाई, लेकिन ध्यान रहे कि इस बॉडी को लगे रहने दो, ये नेगेटिव चार्ज की बॉडी पड़ी हुई है, ठीक। अर्थिंग कर दो इसको, अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग करने पर क्या होगा? पोटेंशियल 0। जैसे ही आप अर्थिंग करोगे इसका पोटेंशियल लेवल क्या हो जाएगा भाई? 0 हो गया, पोटेंशियल 0 हो गया। अच्छा भाई, पोटेंशियल 0 करने का मतलब क्या होगा? फिर से समझो, पहले क्या था पोटेंशियल? नेगेटिव बिफोर द अर्थिंग। आफ्टर द अर्थिंग पोटेंशियल क्या होना है? 0। तो बताइए, कोई नेगेटिव वैल्यू को 0 करने के लिए क्या करना होगा? या तो वो नेगेटिव निकाल लो आप, या उतने ही अमाउंट का पॉजिटिव सप्लाई कर दो। तो बताओ यहां पर क्या हुआ होगा? अर्थिंग करने पर क्या पॉजिटिव चार्ज सप्लाई किया गया होगा? नहीं। अर्थ हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा और लेगा भी, अर्थ पॉजिटिव चार्ज नहीं देगा, अर्थ हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज इसको चाहिए तब 0 होगा, या नेगेटिव वैल्यू निकाल लो। तो वास्तव में यहां पर अर्थ ने पॉजिटिव चार्ज दिया नहीं होगा, नेगेटिव को निकाल लिया होगा। मतलब अब की बार इलेक्ट्रॉन अर्थ में गए होंगे। ध्यान देना, इस केस उस केस में अंतर है। जब हम यहां पर पॉजिटिव चार्ज लेकर के चले थे तो अर्थ ने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया था, बट हियर इन दिस केस ये बॉडी इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगी किसको? अर्थ को। तो अर्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन गए मतलब नेगेटिव चार्ज गए। नेगेटिव चार्ज गए मतलब क्या? यही वाला चार्ज जो है, यही वाला चार्ज जो है हमारा, वो अर्थ में चला गया होगा। दिस वन इज गोज इनसाइड द अर्थ। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला गया होगा तो बोलो क्या यहां पर चार्ज पॉजिटिव दिखा होगा? हाँ, तो दिस इज द प्लस क्यू इंड्यूस्ड, राइट। अब ये परमानेंटली चार्ज इस पर दिखाई पड़े तो उसके लिए इस बॉडी को और अर्थिंग दोनों को एक साथ रिमूव करना है भाई। ध्यान देना, इंडिविजुअली इसको या उसको सेपरेट नहीं करना है, दोनों को एक साथ सेपरेट करेंगे, तभी ये चार्ज जो है पड़ा रहेगा, अदरवाइज ये डिसिपियर हो जाएगा। तो यहां पर चार्ज आ गया प्लस क्यू इंड्यूस्ड का। ध्यान रहे कि ये नेगेटिव चार्ज की बॉडी थी और इंडक्शन की वजह से चार्ज जो आया वो कितना आया? पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट का आ गया है। अब क्वेश्चन एक यहां पर यह बनता है कि ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ इसका अमाउंट क्या होगा? कितने अमाउंट का ये चार्ज इंड्यूस्ड होगा? तो चलिए इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट यहां पर उसका फार्मूलेशन मैं करा दे रहा हूं, वो फार्मूला आप देख लो कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। लेकिन इस रिजल्ट को हम लोग जो है डिराइव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक, अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये अगले टॉपिक का जो है सिलेबस में आएगा। तो ये अमाउंट ऑफ जो इंड्यूस्ड चार्ज है, राइट, दिस इज इक्वल टू माइनस, माइनस से लगा दिया क्योंकि इसके साइन का अपोजिट ही आएगा। ये नेगेटिव होगा तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या आएगा? नेगेटिव। इसलिए माइनस साइन लगाएंगे, माइनस कैपिटल क्यू। ये कैपिटल क्यू कौन सा चार्ज है भाई? उस बॉडी का चार्ज जिसकी वजह से इंडक्शन होना है, ठीक। 1 माइनस 1 बाई के, दिस इज द रिजल्ट। ये रिजल्ट मैंने इसलिए यहां पर आपको अभी लिखा दिया क्योंकि हम लोग अभी जो आगे पढ़ने वाले हैं उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी और इसकी हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। बट इस रिजल्ट का फार्मूलेशन जो है वो आपको नेक्स्ट टॉपिक में ही आएगा।
तो अभी के लिए आप इसे याद रखेंगे कि अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज इज कैलकुलेट बाय दिस रिजल्ट। माइनस कैपिटल क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज जिसकी वजह से इंडक्शन हो रहा है, 1 माइनस 1 बाई के। और ये के क्या है इसको आपको समझना है। व्हाट इज द के? दिस के इज कॉल्ड dielectric constant. This is called dielectric constant, या इसी को हम लोग relative permittivity भी बोलते हैं, also called relative permittivity, also called relative permittivity। इसकी कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होती है, नो यूनिट एंड डायमेंशन, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, नंबर होती है। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होती, कभी भी 1 से कम नहीं होगी। फॉर एयर और वैक्यूम इसकी वैल्यू 1 होती है। याद रखने वाली चीजें हैं, एयर या वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 हो जाएगा। बेसिकली वैक्यूम के लिए तो एग्जैक्टली 1 होता है और एयर के लिए 1.05 के आसपास होता है। तो रफली हम लोग एयर और वैक्यूम दोनों के लिए जो है 1 ही मानते हैं। और मेटल्स के लिए, फॉर मेटल ये बहुत लार्ज होता है, हम लोग इनफाइनाइट लेते हैं। वाटर के केस में, फॉर वाटर इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 80 होती। तो वाटर के लिए ये सब मीडियम्स हैं, ठीक है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है के की वैल्यू। तो फॉर वाटर 80, मेटल के केस में इनफाइनाइट, एयर या वैक्यूम के लिए 1, ठीक। डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, ठीक। तो ये रख करके हम लोग क्यू इंड्यूस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ध्यान से देखिए कि क्यू इंड्यूस की वैल्यू सबसे ज्यादा कितनी पॉसिबल है, कैपिटल क्यू। और कब? जब के की वैल्यू क्या हो जाए, इनफाइनाइट। तो फॉर मेटल बोलो, वहां पर के की वैल्यू क्या रखनी होगी, इनफाइनाइट। यानी ये बॉडी जिसमें हम लोग इंडक्शन करा रहे हैं, कैसी बॉडी हो, मेटेलिक, मेटल की हो, कॉपर की हो, एल्युमिनियम की हो, गोल्ड की हो, मेटेलिक बॉडी हो, ठीक। तो उस केस में, मेटेलिक बॉडीज के केस में के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो अगर हम लोग यहां रख करके देखें तो इंड्यूस्ड चार्ज का जो अमाउंट होगा, दिस इज माइनस कैपिटल क्यू, क्योंकि ये 1 बाई इनफाइनाइट, 1 बाई इनफाइनाइट 0, 1 बाई इनफाइनाइट 0, तो क्यू इंड्यूस की वैल्यू माइनस क्यू, दिस इज द मैक्सिमम, ठीक। यानी किसी बॉडी के ऊपर मैक्सिमम चार्ज जो इंड्यूस हो सकता है वो उतने ही अमाउंट का हो सकता है जितने अमाउंट का इंड्यूस कराने वाले बॉडी का चार्ज होगा। उससे ज्यादा के अमाउंट का चार्ज इंड्यूस नहीं हो सकता है। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। और वो भी कौन सी बॉडी में पॉसिबल है, मेटेलिक बॉडीज में, क्योंकि हम लोगों ने ये कौन सी बॉडी के लिए निकाला है, मेटेलिक बॉडीज के लिए। यानी क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज्यादा इंडक्शन किस प्रकार की बॉडीज में पॉसिबल है, तो योर आंसर इज मेटेलिक बॉडीज, ठीक। यानी इंडक्शन इज इजिली टेक्स इन मेटेलिक बॉडीज, राइट। तो इस फार्मूले से हम लोग क्वेश्चन बेस्ड जो क्वेश्चन आए, न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे उसको डिस्कस करेंगे। इसे आप याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो अपने जेई स्टैंडर्ड लेवल की बात करेंगे, जहां पर हम लोग कूलॉम्स लॉ की बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लॉ। ओके, थैंक यू वेरी मच।